होती है कि हमने फेलोशिप और स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप अलग चीज है, फेलोशिप अलग चीज है। स्कॉलरशिप आपको पीजी लेवल तक मिलेगी, फेलोशिप जो है वो आपको पीएचडी के लिए। तो इससे बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं सर हमको पीएचडी करने बोले कहाँ से स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप जो फेलोशिप बोलो। तो आपको शब्द प्रयोग जो है वो भी सही होना चाहिए। जब आप रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आप फेलोशिप के लिए खोजो। अब हमको पता चलेगा कि फेलोशिप कहाँ मिलेगा, अब हमको मालूम ही नहीं, हम अंधेरे में है। तो क्या करते हो, आप अपने टीचर्स के पास जाते हो, अपने पीयर टीम के पास जाते हो, अपने दोस्तों के पास जाते हो, बताते हो कि कहाँ हमको। तो सबसे सरल तरीका जो मैं अपनाता हूँ, मुझे वही तरीका सरल लगता है। मैं अपनी इंटरनेट आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, गूगल और बाकी सर्च इंजन है। तो मैं देखता हूँ कि योग फील्ड में है ना कौन कौन से स्टॉलवर्ट हैं, उनका बायोडाटा देखते हैं, क्या उनको कहीं से फेलोशिप मिला है क्या। यही काम हम रिसर्च पब्लिकेशन के लिए भी करते हैं। जो स्टॉलवर्ड्स का कहाँ छपा है, पहले हमको ये देखना, जो योग फील्ड के बड़े नाम है। बड़े नाम दो तरह के होते हैं, एक आडंबर वाले लोग, नाम बड़ा है काम छोटा एकेडमिक, उनको हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक नाम भले ही छोटा हो लेकिन काम बहुत बड़ा हो, उनको अति सम्मान करना है। तो उनके रिसर्चेस को देख करके आप सर्च कीजिए किसी यूनिवर्सिटी का। आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के आप देखेंगे कि आपके हर एक डिपार्टमेंट के टीचर्स और उनका प्रोफाइल वहां पर अपलोड है। मैं पीएससी में मुझे जब एक्सपर्ट चाहिए रहता है तो मैं पहचान को तो थोड़ा काम लेता हूँ, इनसे सबसे पहचान, लेकिन सबको बुला नहीं सकते। हमें पता है कि हमारी क्वालिटी जो है वो कौन मेंटेन करेगा। दोस्ती सबसे हो सकती है लेकिन बुला सबको नहीं सकते हैं। फिर हम क्या रखते हैं, विद्वान जो पोर्टल है या फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अर्पित सर को हम लोगों ने बुलाया था, तो ना सर ने बताया, फिर मैं प्रोफाइल देखा, देखने में लगा कि हाँ दमदार आदमी है। तो मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि इनको बुलाना है, ये आएंगे तो काम अच्छा, मेरा मिनिमम रिस्क पर बुलाना है। क्योंकि एक आदमी अगर नासमझ आ जाए, गलती करके चला जाए, तो हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगा। वैसे ही आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट फैकल्टी की प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को देखते ही वाला सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ छपता है अच्छे लोगों का, और उनकी प्रोफाइल से भी आप पता लगा सकते हो कि उनको कहाँ से फेलोशिप मिला है। अब उसकी छपने के लिए तो उस जर्नल के वेबसाइट पर गए, उस जर्नल के वेबसाइट पर जाकर के आपने देखा कि छपना कहाँ है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑथर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, किस तरह का लेख छपता है, वो सब आपको जो सेशन लेंगे वो आपको बताएंगे कि पब्लिसिबिलिटी कहाँ है, आपको अच्छी मिल सकती है। लेकिन आपके लिए जो हम ये कहते हैं कि स्कॉलरशिप कहाँ मिलता है, तो उसके लिए भी आपको ऐसे सर्च करना पड़ेगा। और हमने जो सर्च किया, हमने कुछ लाए, हम आपके पास में भी हमने भी सर्च करके लाया। ये पूरा पीपीटी जो बना हुआ है वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मनीष शर्मा ने कुरमा जोड़ा टाइप का है। एक भी स्लाइड मेरा अपना नहीं है, हमने सर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से टिप टाप के एक बना दिया स्लाइड, आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करना क्या है। ठीक है, तो हम शुरू हो जाते हैं थोड़ा रिसर्च ग्रांट प्रपोजल पर। और ग्रांट इसलिए जरूरी है, जब मैं पीएचडी कर रहा था तब हमारे यहाँ जो पीएचडी ठीक है, अच्छा, तो हम जो पीएचडी कर रहे थे तो हमारे पास उस समय मुझे ऐसा लगता है बहुत मुश्किल 50,000 में हमारी पूरी पीएचडी हो गई थी। 50,000 में मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था 93 में और सबमिट किया था 98 में, तो हमारा 50,000 का हो गया। और 98 इसलिए क्योंकि जेआरएफ एसआरएफ की जो लालच है वो बहुत तगड़ा लालच और बहुत बेकार लालच है। उस लालच से हमको दूर रहना चाहिए कि जेआरएफ कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे, जेआरएफ खाली साइन करके जमा करते जा रहे, पैसा मिल रहा है, फिर एसआरएफ के लिए चलेगा। तो ऐसा नहीं करते हुए हमको एक टाइम बाउंड बनाना चाहिए कि जिंदगी जो है बहुत बड़ी भी है लेकिन कुछ काम के लिए बहुत छोटी है। तो हमको अपना एक टाइमलाइन बनाना चाहिए कि हमको नौकरी भी पाना है, तो नौकरी रहेगा तो जेआरएफ तो मिलेगा नहीं, फेलोशिप भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अभी जो मैं देख रहा हूँ, अभी जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं
अनफॉर्चुनेटली मेरा एक भी सबमिशन नहीं हुआ है, एक भी पीएचडी स्कॉलर का सबमिशन हुआ नहीं है। मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था, लेकिन मैंने करीब 30 वाइवा ले लिया है ना। और क्यों नहीं कराया? क्योंकि बच्चे ऐसे आएंगे कि हमको पीएचडी करना है, काय पर करना है, मसाला पर करना है, मसाला में काय पर करना है। अब कछ भी कर दो सर, मसाला में मतलब क्या बताएं सर, हमने बोले हम बता रहे हैं मसाला उद्योग में करना है, मसाला व्यवसाय में करना है, मसाला की खेती में करना है, मसाला उद्योग में कार्यरत महिला पुरुष की समस्या पर करना है। मतलब आप जो भी करा दो सर, लेकिन मसाला ही पर करना है। मसाले को तो ऐसे रिसर्च स्कॉलर से आपको दूर रहना पड़ेगा। पता लगा ये पूरा हमारे ऊपर ही लद जाएगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आए, या फिर दबंग साहब के सर ये मेरी भाई है, बहन है, उसको करना है, आप देख लीजिए, उसको टाइम नहीं मिलेगा थोड़ा। अरे टाइम नहीं मिला तो तुम कहीं और जाओगे, है ना। तो आप ऐसा रिसर्चर मत बनिए। रिसर्च मतलब उसमें डूब करके आपको रिसर्च को होना चाहिए जो आप एक बार आपका जमा हो जाए तो आप दिखा सको कि ये मेरा आउटकम है, जो आउट ऑफ बॉक्स एक यूनिक। आपने अलग क्या कहा? जो सब कह रहे हैं शहडोल जिला के लिए रिसर्च हुआ, दूसरा रिसर्च बिलासपुर के लिए हुआ, तो आउटकम एक ही आ रहा है। तो आपने नया क्या बताया? मेथोडोलॉजी में नया बताया, आउटकम में नया बताया, कुछ तो नया बताएंगे। ऐसा आप नहीं करते। तो अभी जो पीएचडी हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अगर यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया कम से कम खर्च होता है ईमानदारी वाला। इसमें कुछ बेईमानी वाला भी पैसा आ गया है। गाइड को भी पैसा चाहिए, जो आ रहे हैं उनको भी पैसा चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, आपके नहीं हो रहा, अच्छी बात है, हो रहा है। वो जो आया उसको पूरा स्वागत कराना, उसका पैसा चाहिए। वो जा रहा है तो उसको फिर पूरा विदाई, दामाद जा रहे हैं जैसे इस टाइप के एक्सपर्ट को, तो वो खर्चा जोड़ो तो 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा गवर्नमेंट में। और प्राइवेट में फिर आपका अलग तरीके से है। आज रजिस्ट्रेशन कराओगे, 2 साल बाद का आपको लेना है क्या? 2 साल पहले का रजिस्ट्रेशन का अलग चार्ज, 3 साल पहले का और बड़ा हाई चार्ज, 4 साल पहले का और हाई चार्ज। तो ऐसे में आपका खर्च जो प्राइवेट में 5 लाख जैसा जाता है। फेलोशिप आपको दोनों में मिलेगा, प्राइवेट में भी मिलेगा और गवर्नमेंट में भी मिलेगा। तो आपको फेलोशिप रहने से क्या कि आपकी जो लायबिलिटी है, अपने जो आपके पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन है आपका, वो आप कम कर सकते हो। एक दूसरा, आप जेआरएफ हो तो बहुत प्राउडली आप अपने बायोडाटा में लिखोगे जेआरएफ है। जो एम्प्लॉयर है वो भी देखता है बेटर कौन है, एक जेआरएफ वाला पीएचडी, एक नॉन जेआरएफ पीएचडी। हम अपने आप समझते हैं जेआरएफ वाला पीएचडी अच्छा हो क्योंकि उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, तभी ये जेआरएफ क्लियर किया। 1% बच्चे जेआरएफ क्लियर करते हैं, है ना। या नेट क्लियर किया तो हम मानते हैं कि नेट वाला अच्छा है बिना नेट वाले पीएचडी से। तो बहुत सारे हमारा तो पीएचडी है, नेट क्या करना है? नेट करना है ना, नेट करना है, जेआरएफ करना है। फेलोशिप लेना मतलब अपने आप को एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि फेलोशिप ले लिया और जमा नहीं किया तो फिर आपको पूरा पैसा सूद समेत वापस देना पड़ेगा, है ना। तो आपको बड़ा तगड़ा आपके पास में रहेगा वजह कि जिससे कि आपको पीएचडी जमा करना है। आपके गाइड आपके पीछे लग रहे हैं, हो सकता है साइन ना करे आपका, तो पैसा का बर्डन कम करेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी आपको ईज करेगा, आपका रेपुटेशन सोसाइटी बनाएगा, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरह से एक क्वालिटी रिसर्च करेंगे। क्योंकि जब आपको पैसा मिल रहा है तो हम डेटा जनरेट नहीं कर, 2 गांव में गए और 30 आदमी को कर लिया, उसको 300 बना दिया। कुछ लोग बनाते हैं ऐसा, है ना, आप लोग भी जानते होंगे। जब पैसा मिल रहा है तो इसमें आप खुल के पैसा खर्च करते हैं, खुल के आप रिसर्च पर जो ट्रैवल है, जो आपको विलेज घूमना है, जो आपको बुक्स खरीदना है, जो आपको उस पर आप खर्च कर सकते हैं। इसलिए सब जितने भी रिसर्च कर रहे हैं सब अपने दिल में ये गांठ बांध लो कि हमको बिना फंडिंग रिसर्च नहीं करना है। कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो अपने रिसर्च स्कॉलर, हमारा इंस्टीट्यूट भी कुछ सेलेक्टेड रिसर्च स्कॉलर्स को हर एक डिसिप्लिन में इन हाउस फेलोशिप देता है। कुछ यूनिवर्सिटी भी फेलोशिप रिसर्च स्कॉलर्स को देती है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है। उन क्राइटेरिया को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि हम कैसे करें, ये एक है। सेकंड, देखिए आजकल इसकी बड़ी चर्चा है योग की, इंक्रीज वेलबींग, अनदर रीजन टू ट्राई योगा। ये जो इंक्रीज वेलबींग जो आप, ये कहाँ छपा है? हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग में। मतलब आपके सब्जेक्ट का डिमांड जो है अब बाकी सब्जेक्ट के डिमांड की तुलना में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट सैचुरेशन पर तो नहीं पहुंचे लेकिन
क्या इन सबके लिए आपका जो है रिसर्च के फील्ड में अभी बहुत चीज होना बाकी है। जैसे इंक्रीज वेलबींग, अनदर रीजन टू ट्राई योगा, इसी लाइन को पढ़ते हैं। तो इंक्रीज वेलबींग कैसे कहा, क्यों कह रहा है, तो हम थोड़ा उसके लिए रिसर्च अगर हम करके इसी स्टेटमेंट को, अगर इसी हाइपोथेसिस को हम जस्टिफाइड वे में एक अच्छी तरीके से रिसर्च करके हम रिसर्च आउटपुट की तरीके से अगर हम इसी स्टेटमेंट को इसी हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करें तो एक रिसर्च हो जाएगा। फिर एक और है योगासन्स मीट मेडिसिन, व्हाट मेडिकल रिसर्चेज एट एम्स दिल्ली। आपकी योगा को एम्स जो भारत का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्निशन दे रहा है। ऐसा जब रिकॉग्निशन मिल रहा है तो आपका काम क्या है कि इस रिकॉग्निशन के स्पेक्ट्रम को और बड़ा हम करें विद रिसर्च। योगा है रिड्यूस सीजर फ्रीक्वेंसी, फीलिंग ऑफ स्टिग्मा अमंग एपिलेप्सी, ये सब अलग अलग न्यूज है। मतलब ये न्यूज मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर एक न्यूज जो है दो चीजें बता रहा है। एक चीज बता रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड सेकंड थिंग इज whatever is written, that is written on the basis of certain research। ये जो एम्स बताया योगा है रिड्यूस सीजर फ्रीक्वेंसी, ये पूरा अगर आप इसमें जाते हैं ना तो आपको पढ़ते योगा लाइक टू हैव मोर देन 50% रिडक्शन सीजर फ्रीक्वेंसी फॉर 6 मंथ्स दैट पीपल, ये पूरा इन्होंने रिसर्च का एक आउटकम निकाला है और ये निकाल के दिया है। तो इस तरह का रिसर्चेज जो है आपके प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, तो आपके पास भी इस तरह का रिसर्च करने का। योगा मैजिक स्टडी रिवील्स हाउ 17 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस हेल्प पीपल लूज वेट। ये एमडीआरएफ का है, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन, उन्होंने भी एक रिसर्च किया। तो योगा में बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे हैं और हमको भी योगा में ही रिसर्च करना है और उसके लिए पैसे कहाँ से आना है। अब इन्होंने लिखा है इनोवेशन ऑफ नेचुरोपैथी मिशन ग्रामीण पुणे, और पैसा कितना दे रहा है, कितना बजट। अभी आप बजट भी देखेंगे, मैंने उसको डाला नहीं, मैं रास्ते में मोबाइल में देखा कि R&D के ऊपर में पैसा बढ़ रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स और R&D देखेंगे, पूरा एक ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में मेडिकल सेक्टर में कितना पैसा बढ़ रहा है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, एंड पर्टिकुलरली नेचुरोपैथी जो बढ़ रहा है उसको उसमें दिखाया है। ये बहुत सारे, ये आप गूगल स्कॉलर में जाकर के आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे रिसर्चेज योगा के ऊपर में हो रहे हैं। और ये नंबर जो है वो देखिए कितना है, 11,80,000 सिर्फ हमने सर्च किया योगा, ठीक है। और गूगल स्कॉलर जो है वो आपका एकेडमिक जो राइटिंग है उसको वो सेलेक्ट करता है। कुछ इधर उधर के आ भी गए होंगे लेकिन ब्लॉग वगैरह को नहीं देखता है। वो जो जर्नल छपा हुआ है, जो पीडीएफ फॉर्म में जो छपे हुए थे, सब रॉस एंड थॉमस से छपा है, जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, फिर रिमेटिक डिजीज क्लिनिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका एल्जेवियर से छपा है। तो अच्छे जगहों पर ये इतना सारा योगा पर काम हुआ आपको मिल रहा है। तो आपके पास में जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, जो भी फील्ड लिया उस फील्ड के बाद में जो आपको लिटरेचर चाहिए रहता है, लिटरेचर की भी कमी नहीं है। बस दिमाग में आपके एक रिसर्च क्वेश्चन जगना है। रिसर्च क्वेश्चन क्या जगह, उस रिसर्च क्वेश्चन जगने के बाद में आपने कैसे ऑब्जेक्टिव रखा, उस ऑब्जेक्टिव में आपके परसेप्शन के अनुसार हाइपोथेसिस क्या है, और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे और किस तरह के डेटा लगेंगे। और वो डेटा जो है आपको, डेटा जब मैं बोलता हूँ तो आप बताइए डेटा कितने तरह का होता है, कोई बताओ, बच्चा बताओ कोई। यहीं से गड़बड़ है, हमको मालूम था। हम बोलते जैसे ही पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, तो तुरंत बोलते हैं प्राइमरी। दिस इज सोर्सेस ऑफ डेटा, नॉट टाइप्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा। और बताओ इसके अलावा डेटा क्या है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोलते हो, चलो वो भी है। और क्या है, डेटा है टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शन डेटा, पैनल डेटा, पूल डेटा, है ना। ये डेटा का क्वालिटी। टाइम सीरीज डेटा मतलब टाइम सीरीज डेटा इस सेमिनार में, इस वर्कशॉप में अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, अगले साल में फिर इसी वर्कशॉप में कितने पार्टिसिपेंट, टाइम बदल रहा है। और इवेंट एक है, मध्य प्रदेश की आबादी 2011, 2001, 1901, ऐसे अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम अगर हम विद सेम वेरिएबल इज व्हाट पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये हो गया आपका टाइम सीरीज। और क्रॉस सेक्शन क्या हो गया कि इन 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी। स्पेसेस बदल रहे हैं और टेम्पोरल डेटा हो गया और ये क्रॉस सेक्शन डेटा हो गया। उसको टाइम सीरीज डेटा टेम्पोरल भी कहते हैं। फिर हम क्या कहते हैं,
पैनल डेटा में दोनों मिला देते हैं, टाइम सीरीज भी और क्रॉस सेक्शन में। आपने टाइम लिखा 1901, 1911, 1921 और पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपने लिखा 1901, 1911, 1921, आपने कॉलम में डाला और रो में डाला डिफरेंट स्टेट्स, तो ये हो गया पैनल डेटा। और उसमें से अगर कुछ चुन लिया, कुछ ईयर्स चुन लिए और कुछ रोज चुन लिए, कुछ कॉलम चुन लिए, ये हो गया फुल डेटा। फिर एक होता है नॉयर, NOIR। R क्या है? नॉमिनल डेटा। O क्या? ऑर्डिनल डेटा। R क्या है? रेशियो डेटा। I क्या है? इंटरवल डेटा। ठीक है। नॉमिनल डेटा क्या है? जिसमें हम जोड़ घटा गुना भाग नहीं कर सकते, यस और नो। आप पुरुष हो या महिला हो, दो में से एक ही होगा ना। गोरे है, काले है, पास है, फेल है, उसको हम जोड़ घटा नहीं सकते। हम इस तरह का अगर डेटा है तो वो डेटा जाता है। तो हमको पहले हर एक चीज जो जिसकी जरूरत है, जो मेथडोलॉजी चाहिए आपको, वो मेथडोलॉजी समझ के उस डेटा की रिक्वायरमेंट समझ के तब आपको प्रपोजल बना, ये तो आपको बताएगा। मैं आपके और खाने के बीच में आना नहीं चाहूंगा यार। ये किताबें हैं बड़ी बड़ी, है ना। ये स्लीवलेस का किताब है, टिफनी फील्ड, सही पढ़ रहा हूँ या नहीं मालूम नहीं, बोल दिया, आप लोग समझ लो, ठीक है। ये एक और किताब है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज क्वालिटेटिव रिसर्चेज, ये सेज पब्लिकेशन से छपा है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जो है ये चैप्टर्स इसमें दिया हुआ है, और ये खास करके हेल्थ और योगा से जुड़ा हुआ इसमें चैप्टर्स है। तो इस तरह की किताबें आपको सर्च करना चाहिए। फिर रिसर्च मेथड्स, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स, ये भी एक किताब है जो फूड न्यूट्रिशन साइंस से ज़्यादा उस पर एग्जाम्पल्स दिए, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की बहुत सारी किताबें बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आपको वो किताब ज़्यादा सूट करेगा जो किताब आपके फील्ड से एग्जाम्पल के साथ में दिया हो। जो मेथोडोलॉजी विथ एग्जाम्पल्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, और वो एग्जाम्पल्स क्या होना चाहिए? जो आपके फील्ड का हो। अब हम इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल के साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब आपको देंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बिफोर राइटिंग अप रिसर्च प्रपोजल इट इज एसेंशियल टू स्पॉन्सर फॉर द प्रोजेक्ट। कौन आपका रिसर्च स्पॉन्सर कर सकता है? अंडरस्टैंड एप्लीकेशन गाइडलाइन फ्रॉम स्पॉन्सर क्लाइंट, वो कोई भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी मिनिस्टर। आपको समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, आप में से हम टीचर्स में भी करते हैं, हमको बड़ा हड़बड़ी है। एक आर्टिकल जब लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि आज लिखे, 2-4 दिन में आप मंगाते भी हमसे ऐसे हो, सर ये मार्च कितना तारीख है? मार्च आज तो 7 ही है, 6 है ना, 20 तक एक आर्टिकल दे दीजिए ना। 20 तक एक आर्टिकल कैसे दे देंगे हम? 20 तक प्लीज सर, वो छपना है, बहुत जरूरी है। और आप भी बोलते हाँ कर देंगे, और 20 तक कुछ भी लिखा और चिपका दिया उसको। आपने एक बार पढ़ा भी नहीं कि उसमें आपने जो लिखा है, रिवाइज भी नहीं किया, और आपने आर्टिकल, रिसर्च पेपर तो नहीं है, आर्टिकल है वो, आपने दे दिया उसको। तो ऐसे जो देने की प्रवृत्ति है झटपट, एक बार भी इससे आप उसको आप अवॉइड कीजिए। इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द प्रपोजल, reread each and every line and words what you have written in your proposal। रिसर्च प्रपोजल जो है उसको आप पढ़ो। जनरली क्या होता है, टुडे इज द लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ प्रपोजल, टाइम 12 o'clock इन द नाइट, 12 बजे तक बंद हो जाएगा पोर्टल। आज शाम से हम बैठते हैं सब लेकर के, मेरा तो सब लिखा हुआ है। अरे सर पोर्टल है, तेरा चल रहा है क्या? नहीं मेरा तो चल ही नहीं रहा है, मैं आ रहा हूँ, तेरा सर्वर ठीक हुआ। तेरा मेरा करते करते 12:45 बजे लगा, इस बार तो चला गया, फिर जमा करना है। और आपको वो पोर्टल खुला हुआ है 1 महीने से, तो आपको 1 महीने से खुला हुआ है, लेकिन जब से खुला तब से तैयारी करना, ऐसा होता है क्या? जब एडमिट कार्ड आता है तभी हम परीक्षा देते हैं क्या? परीक्षा की तैयारी पहले से करते हैं। तो ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ यू आर प्लानिंग टू सबमिट ए प्रपोजल फॉर ए रिसर्च for your research degree, then first find out where you can submit the proposal. Who are the specific sponsors of the research proposal of your specific field? आपकी योगा के लिए कौन कौन आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं? Then you go through the procedure. What is the procedure of proposal? पहले क्या जमा करना है? पहले प्रोफाइल जमा करना है, उसके बाद आपको एक गाइड से एक आपका रजिस्ट्रेशन का कागज, ये सब कागज का आपका पूरा एक PDF मांग रहा है, किस साइज में मांग रहा है, फोटोग्राफ मांग रहा है। ओहो, फोटो तो इतना केबी से ऊपर हो गया, फिर रिसाइज कर रहे हैं, मेरे से नहीं बन रहा, तेरे से बन रहा है क्या? तू आ जाना मेरे घर,
वो ऐसे शुरू कर देते हैं और फोटो नहीं साइज कर पा रहे हैं, सिग्नेचर नहीं साइज कर पा, छोटी छोटी बातें। तो फर्स्ट यू प्रिपेयर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विथ यू एंड बिफोर एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रपोजल। आपको पता है आई हैव टू टेक ग्रांट फ्रॉम द ICSR। सो व्हाट ICSR रिक्वायर्ड फ्रॉम ए प्रपोजल, you must be acquainted with all the facts, all the procedural method of that ICSR. I am saying ICSR because I am well acquainted with the ICSR, that is why I am repeating ICSR. It can be any agency. तो आपको पता होना चाहिए ना क्या क्या मांग रहे हो, आप पहले से तैयारी करके रखो। हमको इसी पर करना है रिसर्च, हमको इसी पर प्रपोजल बनाना है, उस प्रपोजल में लोग क्या क्या मांगते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हमको तैयारी होना चाहिए। और हर एक स्पॉन्सर एजेंसी अपना गाइडलाइंस देकर के रहता है ना। अब ये रिसर्च एजेंसीज कौन है, खोजने से हमको पता लगा कि मैं इसमें ये लिखा था, इसमें ये लिखा था, मैंने एक प्रपोजल डाला था, प्रपोजल डाला था, अगर सर्वे मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा। उस प्रपोजल को 3 साल तक डालते रहे डिफरेंट एजेंसी में, और 3 साल तक नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल बनाए और किसी को बताते नहीं है। आजू बाजू दोस्त यार को मिलेगा तो धमाका करेंगे कि देखो 30 लाख लाया है ना। तो इस चक्कर में हम किसी को दिखाते नहीं है और रखे रहे। 2-3 बार जब 2-3 साल से देते रहे, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट, फिर भी हमको नहीं मिला। फिर भी जब नहीं मिला तब हमको समझ में आया कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि हम मिसमैच कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव कहीं चल रहा है, आपका टाइटल कहीं चल रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव उससे नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो अप्रोप्रिएट टेक्निक है वो आपने नहीं लगाया, और आपने पुराना पहले लगता था, लेकिन अब जब कंप्यूटर आ गया है और आपके सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो आपको लेटेस्ट जो टेक्निक, जिस टेक्निक से आप कर सकते हो, वो आप नहीं लगा रहे, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। भले ही जितना अच्छा टॉपिक हो, उसको पता है कि आपका रिजल्ट फॉल्टी है, आपके डेटा को आपने वैलिडेट नहीं किया, आपके डेटा को आपने फिल्टर नहीं किया है, डेटा माइनिंग का तरीका आपका गलत है। तो हर एक चीज आपको बहुत सटीक ढंग से होना चाहिए। और जब भेजें तो रिक्वेस्ट यही है, मेरा अपना अनुभव यही है कि जब आप भेजो तो अपने जैसे या अपने से अच्छे विद्वान को 1-2 बार जरा दिखा लो कहाँ गलती कहाँ सही है। लेकिन हम दिखाते नहीं। कभी कभी मेरा भाई जैसे कोल इंडिया में है, वो अच्छा पेपर लिखता है, जैसे ही पेपर लिखते हैं, सीनियर मैनेजर है, अपने जनरल मैनेजर को देता है, जनरल मैनेजर बोलता है मेरा नाम डालो, जनरल मैनेजर उसको फिर बोलता है जाएगा कलकत्ता, तो वहाँ जिसके पास भेजा जाता परमिशन के लिए होता है मेरा नाम भी डाल लो। 3-4-5 नाम हो गए, तो छठा नाम डालेगा तो पहले का हटेगा, किसका हटेगा तो जूनियर मोस्ट का हटेगा। तो छपा किसके नाम से, 5 टॉप बॉस लोग के नाम से, जो भाई साहब मेरे पूरा अटके लिखे साल भर लग करके उनका चला गया। तो ऐसे रिव्यू आप मत करो जो आपका नाम अपना नाम डलवाते रहे। ऑब्जेक्टिव टू ब्रॉड टू एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव डू नॉट रिफ्लेक्ट टाइटल ऑफ द स्टडी, ये जो मेरा प्रॉब्लम हुआ। नो लिटरेचर रिव्यू और रेलिवेंट रेफरेंसेस, एक तो है नहीं, और आप योगा पर कर रहे हो, डायट्री पर आपका रेफरेंसेस रिव्यू जा रहा है, वो हम लोग गलत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि योग देख करके टॉपिक कुछ कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर चल रहा है, लेकिन हेल्थ सीकिंग बिहेवियर या और कुछ हेल्थ वर्ड से रिलेटेड कुछ भी मिला उसको रिव्यू कर दिया। रिव्यू क्या किया, रिव्यू उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसी को लिख दिया, ही टोल्ड दैट अकॉर्डिंग टू दिस ऐसा करके आपने कहानी लिख दिया, आपको खत्म हो गया। नो जस्टिफिकेशन फॉर बजट, आस्किंग फॉर टू मच और टू लिटिल, ये आपका रिजेक्ट हो जाता है। इन एप्रोप्रिएट टाइम फ्रेम, आपने बहुत सारा काम बोले 6 महीने में करने, जो हो ही नहीं सकता है, या आपने 6 महीने में कुछ काम ही नहीं होता है, खाली हम 6 महीने में 2 सेमिनार कराएंगे, तो 2 सेमिनार कराने के लिए 6 महीना ज्यादा है उनके लिहाज से। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को जब आप देखते हो तो जरूर करो। 6P बहुत जरूरी, रिसर्च प्रोजेक्ट, व्हाई शुड एनीबॉडी इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, इसका ध्यान रखिए, पैसा मिलेगा वो क्यों मिलेगा। पर्सन, व्हाई शुड यू बी चूजन फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट। Preparation, what have you done for the present preparation of the research, and do you require any further training? Place, why do you want to conduct this research at this particular institution, at this particular district or place or urban or rural town whatsoever. Passion, आपका पैसन होना चाहिए, that reflects in your writing, कितना ज़्यादा आपका पैसन है। Precision, आपका accurate, it should be very transparent, whatever you are writing, that should not be ambiguous in nature. You have started with something and you are going to end with something that is not acceptable for the funding agency. Then quality of a research proposal should be original, it should be feasible, it should be contextual,
अगर ऐसा नहीं है तो आपका प्रपोजल बेमानी कहलाएगा। तो सर जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ना, माफी मांगता हूँ तो उससे। रैशनल होना चाहिए आपका प्रपोजल। ओनरशिप एज ए रिसर्च यू नीड टू स्टेट क्वालिटीज टू अंडरटेक ए रिसर्च प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज ए फ्यूचर ऑफ रिसर्च लीडर। बेनिफिट, व्हाट इज द बेनिफिट, फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है अगर वो, और पैसा मैंने आपको पहले था। इसके बाद में आपको थोड़ा सा जो बच्चे हमारे पास आते हैं रिसर्च प्रपोजल दिखाने के लिए, सर थोड़ा सा आप देख लो, तो मैं उनकी अनुमति से थोड़ा फोटो वोटो खींचा हूँ, तो वो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपको दिख रहा है एक, तो इसमें इन लोगों ने जो किया इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है, तो ये किस तरह से आपको क्या वर्ड लिमिट रहता है, हर एक में वर्ड 200 वर्ड 300 वर्ड 400 वर्ड लिमिट रहता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, वर्ड लिमिट को ध्यान नहीं रखते, तो आप कुछ कुछ चीजें को आप हटा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है, और ये कितना बड़ा सा ऑब्जेक्टिव को अलग में नहीं लाया, इंट्रोडक्शन में ही घुसा दिया जो गलत है। फिर ऑब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव ले जाके दे रहे हैं। तो दो जगह ऑब्जेक्टिव क्यों दे रहे हो? जब आपको एक स्पेस मिला इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, तो आपको इंट्रोडक्शन ही लिखना चाहिए था। फिर जैसे आपको ये मैथमेटिकल नोटेशंस के साथ में है, तो पता लगा नोटेशंस के साथ में आता है, तो हम सजेस्ट ये करते हैं बच्चों को कि इसका आप एक जेपीईजी इमेज बना लो। जेपीईजी इमेज बना करके आप इंसर्ट करोगे, तो क्या होगा कि आपका जो 30 कैरेक्टर चाहिए या 40 कैरेक्टर चाहिए वो कम हो जाएगा आपका। तो आप बोलो सर इसके अंदर तो मेरा हो ही नहीं रहा सर, ये तो पूरा 200 भाग रहा है, वो 100 मांग रहा है। ठीक है ना, 100 मांग रहा है, वो 200 भाग रहा है, तो आप उसको थोड़ा अपना जो टेक्निकल स्किल उसका यूज करते हैं, उसको आप जेपीईजी इमेज लगा करके कर दोगे, तो वो आपका दिख भी रहा है और आपको कम स्पेस भी आपको ले रहा है। कंप्यूटर उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा, नहीं तो आपको मिटा देगा। फिर आप ये देखिए हाइपोथेसिस जो है, बड़ा सुंदर सा हाइपोथेसिस, ऐसे ही लिखना चाहिए, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। देयर इज नो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ये सब H0 है, नल हाइपोथेसिस है। आप बहुत सारे बच्चे जो नल भी लिख रहे हैं, अल्टरनेटिव भी लिख रहे हैं। क्या मतलब है, नल और अल्टरनेटिव दोनों जब आप हाइपोथेसिस लिखोगे, उसका अर्थ है क्या, नल का उल्टा ही अल्टरनेटिव होगा ना। और दूसरा है आपको जगह भी बचाना है, तो आप इस तरह से, और नो से नेगेटिव से सुंदर, लीगल एक्सपेंसेस ऑफ डिवोर्स हैव नो सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस, ऐसा आपका नल हाइपोथेसिस होना चाहिए था। रिसर्च डिजाइन के लिए दिया हुआ है वर्ड। फिर ये दिया है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जितना वर्ड दिया रहता है 200-300 वर्ड, तो पता लगा आप अपने तरीके से लिखोगे तो 4-5 रिव्यू में ही खत्म हो जा रहा है। तो आप कम से कम आप ऐसे अगर करके लिखते हैं कि डिवोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट पर हमने 3, आपने सिर्फ रेफरेंसेस टाइप का दे दिया, इम्पैक्ट ऑफ डिवोर्स पे इतना, ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल है। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख रहे हो तब आपको डिटेल लिखना है। प्रपोजल में आपने क्या क्या रिव्यू किया, आपने कौन कौन सा आर्टिकल रिव्यू किया, आपको रिव्यू पूरा नहीं लिखना है, रिव्यू किया वाली बात है। जब किया वाली बात है तो आप इसमें हमको ज्यादा अपनी बात को बता सकते हो कि किस क्वालिटी का, किस ऑथर का, कितना आपने रेलिवेंट मटेरियल को आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो अलग बात है। लेकिन हमको यहाँ से पता लग रहा है कि बच्चे के पास इतनी समझ तो है कि डिवोर्स में इम्पैक्ट ऑफ डिवोर्स एक अलग होगा, डिवोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट अलग होगा, ऊपर भी पता नहीं क्या लिखा था, कुछ था। तो ऐसे करके उसने 2 पेज में ऐसा करके दिया है। फिर आप देखिए नेशनल जेंडर एंड डिवोर्स पर दिया है, इंटरनेशनल स्टडीज भी दिया, वो मांगते हैं, नेशनल स्टडीज भी मांगते हैं और इंटरनेशनल स्टडीज भी मांगते हैं, तो आपको उसमें करके इसको देना है। ये मैं जो आपको बताया था कि जिसको इमेज बना करके इंसर्ट कराया था, तो उसने इमेज बना करके ये इंसर्ट किया हुआ है, क्योंकि इसको लिखने में और बहुत सारा आपको स्पेसेस चला जाता है। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, बहुत कम होना चाहिए। 12 बिना एक स्कॉलर है, वो 16 ऑब्जेक्टिव लेके और मानने के लिए तैयार, एक भी नहीं काटेगा, एक भी नहीं काटेगा। बोले यार इसको हटा दो, इसको हटा दो, 4 नहीं सर आप कैसे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, बहुत सारे डायमेंशन स्टडी है, तो सब तुम ही करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, नहीं सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 5 पेज अलग अलग करो तब, है ना। तो आपको ऐसा जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी जो है वो छोटा होना चाहिए, 2-3 जिसको आप कर सके। हम भी इसी को ध्यान देते हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव द स्टडी और टाइटल से आपका मिलता जुलता ठीक चल रहा है या नहीं, देन रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आर दिस, डेटा सोर्स कहाँ से आएगा, ये मैंने डाला था, तो उसका ये मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रिकॉशंस क्या लेना है? लेंथ इट शुड बी एडिक्वेट। रिपोर्ट्स राइटिंग का है, ये रिपोर्ट्स राइटिंग में हमको जाना नहीं है, ये रिपोर्ट राइटिंग है, ये तो आपको हो गया। तो ये लेंथ इंटरेस्टिंग सिंपल प्रोमिसिंग टू फाइंडिंग्स, ये आप प्रपोजल में भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और लेआउट मस्ट बी मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, एरर फ्री फ्रॉम द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। आपके पास अब तो चैट जीपीटी आ ही गया है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए तो जिससे आप उसको कम कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ओरिजिनल, क्या नई स्टोरी, आप क्या नया बताने जा रहे हो जो दूसरों ने नहीं बताया। आपका मैथोडोलॉजी नया हो सकता है, आपका परसेप्शन नया हो सकता है। जैसे नया के लिए मैं फिर से अपना एक उदाहरण देता हूँ। हमने अरुणाचल में एक मेरा पेपर छपा है, आप लोग देखेंगे, एसिमेट्रिकल सोशल सेक्टर डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश, सोशल सेज पब्लिकेशन से छपा है। उसमें हमने जो लिखा है, जनरली परसेप्शन क्या है हमारा कि इनकम बढ़ेगा, ड्रॉप आउट रेट जो है वो घटेगा। नेगेटिव है ना, इनकम बढ़ेगा, ड्रॉप आउट रेट घटेगा। इनकम और टीचर स्टूडेंट रेशियो जितना कम है वो अच्छा है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। पेशेंट डॉक्टर रेशियो जितना कम है पॉजिटिव है। ये है नॉर्मल परसेप्शन, यही है। लेकिन अरुणाचल में हमने जाके क्या देखा, अरुणाचल में जाके देखा जैसे पैसा लकड़ी काट काट के पैसा परिवारों में आ रहा है, बच्चों को उन्होंने स्कूल से निकाला और बाहर के स्कूल में दार्जिलिंग में, देहरादून में भेज दिया। तो उससे क्या हो गया कि उस जिले में ड्रॉप आउट रेट जो है वो बढ़ गया। पैसा बढ़ा, ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ गया। दूसरा क्या है, पैसा बढ़ा तो हमको, हमारा बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा, दार्जिलिंग में पढ़ेगा, ठीक है, उसको भेज दिया बाहर। डॉक्टर, पैसा बढ़ा तो डॉक्टर वाला केस भी जो है वो कि हम बाहर दिखाएंगे, यहाँ नहीं। और यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हर एक मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की नियुक्तियां तो पूरी हो गई, हर एक डिपार्टमेंट जितना रिक्वायर्ड है दैट इज देयर, बट पेशेंट्स आर नॉट देयर। लेकिन इंडिकेटर क्या कर, वाह, एकदम स्कूल में लग रहा है कि एकदम कृष्ण और अर्जुन का ही ज्ञान चल रहा है, एक टीचर एक स्टूडेंट, है ना, इस टाइप का हो गया है। तो ये आपका जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे अलग गया। जब मैंने इस रिपोर्ट को दिया, पेपर छपा, छपने के बाद कलेक्टर जो है दूसरे जिले के, उन्होंने इसको पढ़ने लिखे, तो उन्होंने मुझे मेल किया, ये बहुत अच्छी बात होता है आपका, हम अपने यहाँ पर एक प्रोग्राम कराते हैं। मैं गया वहाँ पर, जाने बाद में उन लोगों ने फिर जो अरुणाचल प्रदेश का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एसडीआर जो स्टेट का, उसमें इन्होंने परिवर्तन लाया कि ड्रॉप आउट रेट में हम सिर्फ जिले का, अगर जिले से बाहर भी पढ़ा तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्रॉप आउट, ये चीज लाया। तो आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए, आपका आँख कान खुला रहेगा, तो आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो मैथोडोलॉजी भी चेंज है। और बहुत सारी चीजें ऐसा एनोमली हमको दिखता है, और कभी कभी रिसर्चर के बेवकूफी के कारण, जैसे एक और मजेदार बात होता है, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरा जो टॉपिक था उसमें हमको थोड़ा सा फीमेल हेल्थ के ऊपर में भी लेना था। तो फीमेल हेल्थ के लिए जो क्वेश्चंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर पर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जिसको आप बोलते हैं RCH, तो उस पर जो क्वेश्चंस है, दिस क्वेश्चंस इज टू बी आस्क्ड बाय द फीमेल इन्वेस्टिगेटर होंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन का आंसर नहीं ले सकते हो। और आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप आंसर नहीं ले सकते, आपका गलत आंसर आ जाए। तो वो लड़की गई तो उसमें क्वेश्चन आया, मेरा डू यू टेक आयरन पिल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब वो गाँव ट्राई भाई, जब आपको बच्चा हो कुछ हो तो आप ले लो की गोली ले सीखा। अब वो मैं गोली खाऊं, तो आपका अर्थ है, वो जवाब नहीं दिए उसने अपने मन से कोई जवाब। अगर आप सही तरीके से पूछे रहते तो आपको प्रॉपर जवाब वहां पर मिलता। तो ये है आपका ओरिजिनल की जो बात कर रहे हैं। रिपोर्ट मस्ट मेंशन इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी, व्हाट शुड बी द पॉलिसी ऑफ दैट। एपेंडिसेस होना चाहिए, बिब्लियोग्राफी होना चाहिए, इंडेक्स होना, एपेंडिसेस, रेफरेंसेस बहुत जरूरी, साइटेशन, जो भी चीज आपका अपना नहीं है वो हर चीज आपको साइट करे। कभी कभी हमें ये लगता है कि साइट करने से हमारा जो राइटिंग है ओरिजिनल नहीं होगा, उल्टा है। जितना ज्यादा साइट करेंगे हमको लगेगा अपना वेल रेड पर्सन है, अपना वेल रेड आर्टिकल या रिसर्च पेपर लिखा है। आप कम साइट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही है। और साइट करना बहुत सरल हो गया आजकल, तो वर्ड में आप लोग रेफरेंसेस करते ही होंगे। ये मेरा रेफरेंसेस है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। कुछ मिनिस्ट्रीज है, कुछ एनजीओ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और जैसे यूजीसी, आईसीएसआर, ICSR हिस्ट्री के लिए
ना ICPR फिलोसफिकल रिसर्च के लिए, ICMR मेडिकल रिसर्च के लिए, आपके लिए भी ICMR, ठीक है, आपके लिए ये CRY है, इस तरह के CICL है, इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ एजेंसीज है जो आपको रिसर्च दे सकता है। आपको खोजना है, आपको खोज के जानना है कि कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं इस पर गया, दिख रहा है आपको, तो ये देखिए यूजीसी की वेबसाइट से मैं गया, एमेरिटस फेलोशिप दे रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट इंटर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर, ये सब के लिए, योगा के लिए भी है। तो आप इस किस कैटेगरी में फंस रहे हो, देखो प्रॉपर्ली, है ना। आप अगर किस कैटेगरी में फंस रहे हो, मान लो हैंडीकैप है और हैंडीकैप के लिए अलग कैटेगरी है, तो मेरे लिए थोड़ा सरल हो जाएगा, भीड़ में हम नहीं आ पा रहे हैं, तो आप, और सरल हो जाएगा तो ऐसा भी हलवा नहीं है कि आपने डाला और आपको मिल जाएगा, हमारे से और हैंडीकैप भी वहाँ होंगे। और हैंडीकैप में वो ऐसा नहीं देखते कि 50% मेरा ज्यादा कमर टेढ़ा है, तुम्हारा कम टेढ़ा है, ऐसा नहीं होगा। आपका एक परसेंटेज दिया हुआ है, उस परसेंटेज के बेस पर, तो सबके मेरिट पर ही फेलोशिप मिलना है। तो आपको इसमें से तय करना है कौन से फेलोशिप आपको ज्यादा सूट करती है। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC/ST कैंडिडेट, UGC न्यूज के फॉर वेरी स्पेशल ऑनरेबल टू टीचर हु आर फेलोज एक्टिवली टीचर के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एक आपको मिलता ही है। फिर ये सब आपका दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका देखिए ये है फेलोशिप रिसर्च ग्रांट, यूजीसी की साइट में रजिस्ट्रेशन इज क्लोज लिखा हुआ है, तो इतने सारे हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी और गाइडलाइंस लिखा हुआ है ना, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी भी पढ़ सकते हैं, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस ग्रांट और नॉट, एंड वेदर यू आर एबल टू फॉलो द गाइडलाइंस और नॉट। आपके पास गाइडलाइंस दिया हुआ, उसके हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। Now this is international funding. Association for Commonwealth University, British Commonwealth Foundation, Ford Foundation, बड़ा नाम था। इसमें से कुछ फाउंडेशन जो है बड़ा आजकल इसके दायरे में आ गए हैं, है ना। तो उसको भी ध्यान रखना है कि जो गलत कारणों से आजकल चर्चा में उनको अवॉइड करना है, लेकिन है फोर्ड फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर, फुलब्राइट कमीशन, ये सब बहुत पुराने नेहरूवियन टाइप के फेलोशिप है, और इनके जो फेलोशिप देते हैं इनके भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो आप उस पर नहीं फंसना। इंटरनेशनल फेलोशिप जब लो तो आप थोड़ा अच्छे से उसके जो रिसिपिएंट है उनको देखो, कौन किनको पहले मिला है और उनकी हरकतें क्या रही हैं, है ना, और वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। तो इसलिए जब भी आप इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए जाओ तो गवर्नमेंट जो फेलोशिप है उनके थ्रू, जैसे ICSSR भी आपको इंटरनेशनल फेलोशिप दिलाने में मदद करता है, ICMR भी आपको इंटरनेशनल फेलोशिप दिलाने में मदद करता है, लेकिन इसमें से ऐसा नहीं कि सब जो है वो फर्जी और बेकार है या फिर कुछ और। जैसे NGO बाहर के, विदेश के हमारे यहाँ आकर के अपने मतलब से, स्वार्थ से कुछ काम करते हैं, तो हो सकता है इसमें से कोई फेलोशिप देके आपसे कुछ है। फिर वेबसाइट ऑफ फंडिंग एजेंसीज का कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको इसलिए लाया था कि जैसे ये CCRY, UGC, ये सब वेबसाइट पर मैं जब गया तो मैं देखा कि फेलोशिप के प्रोविजंस हैं, तो मैं चाहता था कि वेबसाइट को मैं लिंक ओपन करके आपको दिखाऊं। तो मुझे कहा गया कि खाना और आप में समय बहुत कम है, तो मैं थोड़ा उसको अवॉइड कर रहा हूँ। आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा था कि इस जो ये वेबसाइट दिए हुए हैं उन वेबसाइट्स पर जा करके आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से आपको वहाँ पर, हम जा नहीं रहे इसमें, लेकिन ये CCRY जो लिखा हुआ डिपार्टमेंट, इसमें देखा कि आपके लायक काम है। फिर क्या है ग्रांट रिक्वायरमेंट, क्या है फंडिंग एजेंसी का गोल्स टू एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द ग्रांट रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस थॉरोली, डेवलप अ कंपेलिंग नैरेटिव, डिमोन्स्ट्रेट इम्पैक्ट, आपका जो रिसर्च होगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आजकल सब कोई ये मांगते हैं, आप PhD भी कर रहे हो, PhD करके उसका इम्पैक्ट सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है। आपने PhD किया, कोई रिजल्ट ले आया तो उसका क्या मतलब है, उससे क्या फायदा है। इतना पैसा हम देंगे और पैसा देने के बाद में आप PhD करोगे, आपको डिग्री मिल जाएगी, हमको क्या मिला, सोसाइटी को क्या मिला, नेशन को क्या मिला, तो वो आपको बताना है। प्रोवाइड ए डिटेल बजट, हम क्या करते हैं अभी, बजट इज नॉट फॉर फेलोशिप बट फॉर द रिसर्च
ग्रांट जो प्रोजेक्ट जो होता है उसके लिए हम देखते हैं कि बहुत एम्बिशियस लोग 15 लाख 20 लाख 25 लाख मुफ्त का रखा हुआ है ना। काम करेंगे छोटा और पैसा मांगेंगे बड़ा, या कुछ लोग जो है काम बड़ा कर रहे हैं और वो बहुत कम इरेशनल डिमांड ऑफ मनी ना, जो व्हाट दे आर सीकिंग दैट इज इरेशनल टू द सब्जेक्ट व्हाट दे आर डीलिंग। तो आपको पता रहना चाहिए वेदर योर टॉपिक इज रिलेटेड टू फील्ड वर्क और रिलेटेड टू लेबोरेटरी वर्क। तो लेबोरेटरी से जो काम होता है उसमें आपके पास इक्विपमेंट्स है या नहीं, इक्विपमेंट्स अगर नहीं है तो खरीदना है क्या, खरीदना है तो उसकी कीमत कितनी है, ये सब आप नहीं बताओगे, आपको नहीं समझ और आपने अपने मनमानी ढंग से पैसा लिख दिया तो वहां जो बैठे हैं एक्सपर्ट वो तुरंत उसको खारिज करते हैं कि ये इस काम का नहीं है, इसका प्रोजेक्ट, इसको पता ही नहीं प्रोजेक्ट चलता कैसे होता कैसे, इसको हटा देते। जबकि हम लोग लड़ते रहते कभी कभी कि नहीं सर ये देखिएगा सर कितना अच्छा इसका रिसर्च बढ़िया लिखा है और उसका तुमने आज तक ऐसा मैंने टाइटल नहीं देखा। तो कभी कभी होता है कि टाइटल से भी याद आया, मैं जब यंग था और गुवाहाटी गया हुआ था तो वहाँ एक मेरा रिसर्च पेपर के लिए हुआ, पेपर पढ़ा मैं एज ए स्कॉलर, 4-5 बहुत बड़े नाम, आप आशीष बोस का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े डेमोग्राफर हैं, और आशीष बोस ही मेन थे उसमें, और पीपी प्रेमी साहब थे। बाहर मेरे को बुलाया, बोले यार मनीष तुमने एकदम बर्बाद कर दिया, तुमको फिल्मों में जाना चाहिए ना। क्यों? बोले आपने टाइटल तो ऐसा दिया जबरदस्त, हम लोग सोचे बहुत अच्छा कुछ बोलोगे और यहाँ तो तुमने जो है एकदम कमाल ही कर दिया तुमने, हमारा जो है कामाख्या दर्शन आपने रोक दिया। हम लोग कामाख्या दर्शन करने जा रहे थे, आपकी टाइटल देख के हम लोग रुके कि आज कुछ मजेदार एक लड़का बताने वाला है। तो मेरे को बहुत सरल लगी उस दिन, और उसके बाद से मैंने सोच लिया लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो सही लिखूंगा और टाइटल को बड़ा ध्यान देके लिखूँ। जो आपको टाइटल बोल रहा है स्टोरी में आपका वो आना चाहिए। फिल्म का नाम मंगल पांडे है और आप चले गए स्वतंत्रता सेनानी में देखने, पता लग रहा है डिस्को बार चल रहा है, तो ऐसा नाम नहीं देना है। टाइटल हमारे पास एक और है, एक और लेक्चर है जिसमें मैं टाइटल को लेकर के बड़ा फोकस किया, उस पर हम नहीं जाते हैं, उसमें भी हमने फील्ड से बहुत सारे टाइटल देते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल क्या है, डिटेल सपोर्टिंग मटेरियल हमने बताया जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, सब डॉक्यूमेंट है, और फॉरवर्डिंग लेटर ही नहीं है डायरेक्टर का या वाइस चांसलर का। वाइस चांसलर तो छुट्टी पे चले गए, अब क्या करें, है ना, हेड का चलेगा नहीं तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप परेशान हो। तो पहले से आपके पास पता रहना चाहिए, और ये सब तैयारी आपके पास पूरी तैयारी के साथ 5 दिन 4 दिन पहले आप लास्ट डेट के पहले कर दो ना। और फॉलोअप आ गया, आपको मेल आ गया कि आप ये डिटेल भेजिए, ये डॉक्यूमेंट, कभी कभी हम भेजते हैं कि ये चीज बचा है आपका, खास करके टेस्टिमोनियल्स जो आपका मार्कशीट वगैरह है आपने नहीं लगाया, तो कभी कभी कंसिडर किए कि आपने +2 का मार्कशीट, पीजी का मार्कशीट नहीं लगाया, सेरेंडिटी में आपने ध्यान ही नहीं दिया, मेल आया तो, और मेल आ रहा है राधिका चयन, तो आपने कौन राधिका चयन फ्रॉड बांटा, तो वो पता लगा अपने मेल से आपको कर दीजिए, तो आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो कभी कभी फॉलोअप में रहिए, या फिर उसके वेबसाइट पर जाओ आप कि कब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, कब क्या हो रहा है, वो प्रोसेस अपने अपने वेबसाइट पर आप गए ही नहीं, आपने पहले ही दिन अपलोड करके शांत बैठ गए कि अब आएगा आपको गाड़ी लेके बुलाने, आपको ऐसा नहीं। फिर वाई ए गुड प्रिपरेशन फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट नेसेसरी एंड दिस इज वाइटल फॉर गुड एप्लीकेशन इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। वहाँ आपके पास 50 आए हुए हैं और 50 में से 5 को ही देना है, तो हम पूरा A to Z जिसका अच्छा चल रहा है, इंटीग्रेटेड वे में जिसका अच्छा है, उसी को हम चयन करते हैं, बाकी को अलग कर देते हैं, तो वो होना बहुत जरूरी है। फंडिंग इज वेरी कॉम्पिटिटिव, सबको नहीं मिलेगा। It assists the researcher in project formation, planning, performance and monitoring the research, quality of the proposal। तो ये सब आप पढ़ के आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको भगाता हूँ, ठीक है। अब ये भी आप सबका जाना हुआ कॉम्पोनेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, दिस इज फेलोशिप के लिए भी है कि आपका टाइटल क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, डिटेल में आपको बताऊंगा क्या है, मेथोडोलॉजी और प्लान टाइम फ्रेम कितना है, शेड्यूल एक्टिव किस समय में 6-6 महीने का जो आपने टाइम फ्रेम दिया उसमें क्या क्या करोगे, ऐसा आप कराते हो। और बजट डिटेल और रिसर्च टीम, जो आपकी टीम है, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट जो आपकी टीम है उनको कितना पैसा दोगे, कितने दिन के लिए दोगे, ऐसा पूरा एक डिटेल आपका बनना चाहिए। एक प्रपोजल, 2 प्रपोजल बनाया था। एक प्रपोजल जो था वो मेरा था जो हमने बताया ना एरर वाला, 3 साल के बाद थक गया, उसको बंद कर दिया, वो फिल्म बनी ही नहीं।
ये फिल्म ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रहलाद सिंह पटेल जब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद कहा था कि एक प्रपोजल ऐसा बनाओ गार्लिक के लिए। तो हमने गार्लिक के लिए एक प्रपोजल बनाया। हमने ये मथुरी जायसवाल और हमने बनाया था इसको। कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट था ये। कहाँ गया? Linking farmers to market through processing, the role of agro industry is special reference to garlic in मध्य प्रदेश। ये प्रोजेक्ट क्या था कि गार्लिक जो है जब सस्ता हो जाता है तो सड़कों पर फेंक दिया जाता है। गार्लिक प्रोड्यूसर्स परेशान है। जब महंगा हो जाता है तो हम लोग गार्लिक का माला पहनाने लगते हैं। तो इनके लिए बड़ा सरदर्द है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि गार्लिक की प्राइस कहाँ हमको रखना चाहिए जिससे कि सप्लायर और डिमांड दोनों साइड को हम खुश कर सकें। तो ये एक ऐसा था, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डाली थी। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो हमने बताया कैसा, फिर ये इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रपोज पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी क्या है ना, और मेथोडोलॉजी क्या होगा, रेलिवेंस ऑफ द प्रपोज स्टडी फॉर सोसाइटी क्या है, और गार्लिक प्रोडक्शन मध्य प्रदेश की तरह से रिसर्च स्टाफ कैसे होगा, है ना, फील्ड वर्क कैसे होगा, फेज 1 फेज 2 फेज 4 कैसा जाएगा, इक्विपमेंट हमको क्या चाहिए रहता है। अब मिनिस्ट्री से मांग तो थोड़ा दिल खोल के ही मांग लो, है ना। तो ऐसा करके हम लोगों ने रिसर्च स्टाफ के लिए रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट, इन्वेस्टिगेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको पता रहना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में किन किन लोगों की किस किस तरह की जरूरत है, कि किस किस ऑपरेटर्स की जरूरत है, कौन कौन से मद में कैसे खर्च हो सकते, उसके रैशनल तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर होना चाहिए। तो वो एक्साइटेड ऐसा है, ऐसा करके हम रख दे रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ रेफरेंसेस के लिए ना, आपको ये आप लोग सब जानते होंगे रेफरेंसेस के लिए, जो रेफरेंसेस में जा करके इंसर्ट करके आपको ऐड न्यू सोर्स करके जो भी है यहाँ पर आपके एपीए स्टाइल जो भी स्टाइल है नाम लगे, ये सबसे सरल तरीका है। जब इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपके पास वर्ड अगर है तो इस वर्ड से ही आप जो है अपना साइटेशन को प्रॉपर कर सकते हैं। तो बैठिए और सर लेट ज़्यादा तो नहीं क्या तो कंक्लूड करता हूँ मैं। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ क्वेश्चन होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। सर प्रोसेस क्या होती है किसी फंडिंग एजेंसी की, लाइक मतलब प्रपोजल बनाने से लेकर और फंडिंग मिलने तक? आप सबसे पहले फंडिंग एजेंसी को खोजिए, खोजने के बाद उनकी वेबसाइट पर जाके उनकी गाइडलाइंस को पढ़िए। गाइडलाइंस पढ़ने अनुसार क्या क्या चीज़ें की जरूरत है, कितना वो पैसा किस काम के लिए देते हैं, तो सब लिखा हुआ। अगर आप इस पर जाएंगे, आप ICSR पे जाएंगे तो या किसी भी फंडिंग एजेंसी पे पूरा लिखा हुआ कितना पैसा किस काम के लिए देते हैं। तो आप उसके लिए प्रपोजल बनाएंगे और प्रपोजल में सॉरी आप तो रिसर्च प्रपोजल के लिए बोल रहे ना, फेलोशिप के लिए बोल रहे, तो उसमें पैसा फिक्स है 20,000 रुपये साल का, वो महीने का आपको देंगे। अभी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा हूं। प्रोजेक्ट के लिए आपको तो फिर माइनर के लिए जा रहे हैं, मेजर के लिए जैसा जो नोटिफिकेशन होता है उस नोटिफिकेशन कभी कभी दोनों एक साथ ही आता है, तो आप मेजर अप्लाई कर रहे हैं तो माइनर अप्लाई कर रहे हैं। एक भ्रम है कि जिसको माइनर नहीं मिला उसको मेजर नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। माइनर न भी होगा, मेजर अच्छा प्रोजेक्ट डला हुआ है और आप PhD हैं तो आपको मेजर प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। मेजर प्रोजेक्ट के लिए आपको उसमें पूरा दिया हुआ है। एक आपको पहले ICSR में आपको लॉगिन करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने में आपको फोटो, सिग्नेचर, आपका क्वालिफिकेशन, आपका बायोडाटा पूरा आपको अपडेट करना पड़ेगा। पूरा बायोडाटा करेगा, फेज 2 आएगा, अगला में फिर वो इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन पूरा फिर उसको कंप्लीट करें, फिर आएगा। तो आप पूरा चीज बना के रखिए और वहां ले जाके कट पेस्ट करना है। पहले पूरा चीज बना के रखिए कितने कितने वर्ड में चाहिए रहता है। तो कितने आजकल जितने भी फंडिंग एजेंसी सब ऑनलाइन प्रपोजल लेती है और ऑनलाइन सबसे बड़ी बात है। अभी जो लास्ट ईयर जो हुआ था प्रधानमंत्री फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के लिए ICSR ने प्रोजेक्ट कॉल किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने सॉफ्ट कॉपी तो दे दिया, अप्लाई कर दिया उन्होंने वेल विद इन टाइम, लेकिन हार्ड कॉपी भेजा ही नहीं। उन्होंने लिखा था कि इसको हार्ड कॉपी भेजना है, तो आपने पूरी गाइडलाइन आपने अच्छे से पढ़ी नहीं और हार्ड कॉपी भेजा नहीं, तो आप ऐसे ही बाहर हो गए, है ना। तो पूरा अच्छे से पढ़ करके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए पूरा प्लान करके रख के रखिए और फिर जिस दिन सबमिट करना उसमें आपको एक एक क्लिक में सब सबमिट होता चला जाए। ये तैयारी रहेगा। तो तैयारी आपको साल 1.5 साल पहले से ही। अचानक आज सर ने बताया कि वो ICSR से फेलोशिप प्रोजेक्ट निकला है। अच्छा अच्छा, मैं बनाता हूँ 20 दिन में नहीं बन पाएगा।
20 दिन में आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो शायद ही सेलेक्ट हो, क्योंकि उसके लिए तैयारी से पहले से वेल प्लान वेल डिजाइन प्रोजेक्ट प्रपोजल आपका होना चाहिए, और खास करके ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट आउटकम जो है वो और मैच होना चाहिए, ये तगड़ा होना चाहिए। तो उसी पर स्कोरिंग है, हमारे पास ना स्कोर शीट आता है फेलोशिप के लिए जो होता है, स्कोर उस पर स्कोरिंग है। बीए में कितना परसेंट मार्क्स है उसका अलग, एमए में कितना परसेंट मार्क्स है उसका अलग, पीए नेट है तो उसके लिए अलग। नेट वाले तो अचानक से ऊपर आ जाते हैं, 10 नंबर उनको मिल जाता है ना, तो नेट है तो उसका अलग, और आपने प्रपोजल दिया उसमें अलग मार्क्स। तो आपके ये बैकग्राउंड वाला मार्क्स भी अगर आपका अच्छा है, प्रपोजल थोड़ा भी ढीला है, तो पता लगा कॉम्पिटेटिव में आप आगे निकल जाएंगे, भाग्य की बात है फिर। और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है पीजी में 80% 90%, खास करके मैं देखता हूँ जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं, उनके बच्चे बड़ा 92-93% लाते हैं, तो उनको उसका वेटेज के हिसाब से नंबर मिल जाता है। उसके लिए चर्चा हुई है, बात हुई है, आगे उसको कैसे हम नया मैकेनिज्म लाएंगे जिससे कि इस एनामोली को हम दूर कर सकें, वेटेज कम कर दें, और कुछ पीजी वाली बात ना हो, बात सिर्फ और सिर्फ रिसर्च प्रपोजल पर है।